Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो एनवायरमेंट स्टडीज़ का पेपर है उसके लिए एक न्यू सीरीज़, यानी कि जो भी बच्चे जून 2025 या जनवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, ये सीरीज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूनिट 1। इस यूनिट 1 के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूनिट 1 है इसके अंदर आपको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड मतलब जो बेसिक है ये वाली यूनिट, इसको आपको बहुत आसानी से ये आपको समझ में आ भी जाएगी। साथ ही साथ जो है मैं आपको एमसीक्यूज़ भी करवाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में जो है आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या है, मैंने कोशिश करी है कि एक ही वीडियो में जो है हम एमसीक्यूज़ को भी कवर कर लें और जो भी बेसिक इसके अंदर आपको बताया गया है यूनिट के अंदर, वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी समझ लें। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये वीडियो देखेंगे, अदरवाइज मैंने सेम वीडियो हिंदी में भी बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है आपके गेस्ट पेपर वगैरह, यूनिट वाइज नोट्स, ये सब अवेलेबल रहता है। ये हमारी वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे विजिट करके आप जो है अपने गेस्ट पेपर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है आर एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया गया है। इस यूनिट के अंदर हमें बात करनी है एनवायरनमेंट के बारे में, साथ ही साथ जो है लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है इन अ स्मॉल एरिया ऑन अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के बारे में इसमें दिया हुआ है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जो भी आपके स्फेयर्स होते हैं सारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं। द सन प्रोवाइड्स एनर्जी विच हेल्प डिफरेंट लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है, और सन की जो एनर्जी है वो आगे जो है ट्रांसफर होती रहती है। द एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शन फॉर्म इकोसिस्टम। तो एनवायरमेंट के अंदर क्या आता है, एनवायरमेंट में जो है आपके लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं और आपके एनवायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, और ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। इस यूनिट में हम पढ़ते हैं कि कैसे जो ह्यूमंस हैं वो इंटरेक्ट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इसमें हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा गोल रहने वाला है, अभी ये जो वीडियो है इससे जो मेरा गोल है आपको ये समझाने का है कि आप जो है एनवायरनमेंट को कैसे बेटर तरीके से समझेंगे, और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो एनवायरनमेंट की केयर है वो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमें इस यूनिट में पढ़नी है। सो कभी कभी जो इस इंट्रोडक्शन जो आपको बुक में दिया हुआ था, उस इंट्रोडक्शन से कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है। So biosphere is a region of the earth atmosphere, the area on earth where life exists. तो क्या है बायोस्फीयर, क्या है? द एरिया ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट और द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट और सन एनर्जी सोर्स। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, द एरिया ऑन अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, एनवायरमेंट का चैप्टर है, एनवायरमेंट का पेपर है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपको नहीं पता तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूर पढ़ लेना है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, एजेंडा 21 क्या है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अर्थ समिट के बारे में पूछा जा सकता है। सो ये सब इससे रिलेटेड ही है। What does sustainable development emphasize? Sustainable development क्या emphasize करता है? Maximizing human population growth। क्या हमें human की population को बढ़ावा देना है और हमें in living हमें बैलेंस में रहना है नेचर के साथ, या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हमें रिड्यूस करना है, या फिर सन की एनर्जी का जो यूज़ है उसे हमें रिड्यूस करना है। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो emphasize करता है लिविंग इन बैलेंस विद नेचर। सो नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम चलेंगे हमारे जो दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे आपको ज़रूर समझना है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें आपके सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग्स आ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपके फिजिकल कंपोनेंट्स, जिन्हें हम एबायोटिक कहते हैं, लाइक सॉइल, वाटर, ये सब आता है। एंड बायोलॉजिकल यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें आपके माइक्रोब्स एंड एनिमल्स आते हैं। और अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के डेफिनेशन की, तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो जो भी आपके लिविंग और जो भी आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पे, वो उसका एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का जो वर्ड है ये किससे आया है, ये आया है फ्रेंच वर्ड से।
फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है एनवायरन मीनिंग टू सराउंड। क्या मतलब होता है? मीनिंग टू सराउंड। और ये फ्रेंच वर्ड से आया है, हो सकता है कि ये आपके एमसीक्यू में आ जाए। तो इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड नेचर। तो व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट में हम क्या देखते हैं? देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड नेचर। नेचर में और ऑर्गेनिज्म के बीच में एक इंटरेक्शन है। और अगर हम बात करें टाइप ऑफ एनवायरमेंट की, तो हमारे नेचुरल एनवायरमेंट होता है, ठीक है। सो इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, इसमें क्या गिवन है? एवरी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसिंग एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। अब क्या रहता है कि हम जो हैं अपने एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपने एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते भी हैं। सो दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शंस अमंग एयर, वाटर, लैंड, प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इन्फ्लुएंस होना कैसे शुरू होता है? जब एयर, वाटर, लैंड, हम इन सब का यूज़ कर रहे हैं, हम एयर को पॉल्यूट भी कर रहे हैं, लैंड को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, तो हम एनवायरमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और एनवायरमेंट हमें भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। और बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शंस इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉन्ड का आपको पूरा ही एनवायरनमेंट दे रखा है, एनवायरनमेंट ऑफ अ कार्प इन अ पॉन्ड। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपके जू प्लैंक्टन्स हैं, आपके सेप्रोट्रॉप्स हैं, वेरियस फिशेज हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, लीचेस हैं। ये सारे के सारे, साथ में ये जो बर्ड है, ये हॉक, ये भी कहीं ना कहीं इसकी फीडिंग जो है वो इधर से ही करता है अपनी। तो ये सारे आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं। इसके बाद है, इसको पूरा इसमें डिफाइन भी किया हुआ है, द एनवायरनमेंट ऑफ अ कार्प फिश इन अ पॉन्ड। एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या हैं? जो यहाँ पर जो कार्प फिश है उसको कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? लाइट, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, गैस, ये सारे के सारे जो हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट हैं जो इस फिश को इफेक्ट कर रहे हैं। तो फिर बायोटिक वाले कौन से हैं? बायोटिक में आपके प्लैंक्टन्स आते हैं, जिसमें आपके प्लैंक्टन्स यानी कि आपके एक्वेटिक प्लांट्स जिस जो फ्लोट करते हैं, सबमर्ज्ड भी हैं, कुछ पार्टली सबमर्ज होते हैं, ठीक है। ट्रीज, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, फ्रॉग, ये सारे के सारे आते हैं। डिकम्पोजर्स भी आते हैं इसमें आपके, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका नेचर डायनेमिक है। तो द एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इंटरेक्टिंग। तो हम क्या देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स, वो स्टैटिक नहीं है। उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट दीज चेंजेस विद इन अ सर्टेन रेंज कॉल्ड रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एनवायरनमेंट में जो चेंज है उसको ऑर्गेनिजम्स कुछ ही सर्टेन रेंज तक टॉलरेट कर सकते हैं और उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ टॉलरेंस। इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑर्गेनिज्म, सो नो ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन आइसोलेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रहता, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। एनिमल्स डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे फूड के लिए, जबकि जो प्लांट्स हैं वो एनिमल पे डिपेंड होते हैं फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ लर्न करते जाना है ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। सो पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? सो क्या होता है इसका आंसर? द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड इंटरेक्ट्स, वो उसका एनवायरनमेंट होता है। अगले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट, ठीक है। नॉट अ कॉम्पोनेंट पूछा है नेचुरल एनवायरनमेंट का। सो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा ओनली द लैंड ऑन द अर्थ। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट? तो यहाँ पर इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको भी बताया कि ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। डायनेमिक यानी कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एबायोटिक कॉम्पोनेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ अ कार्प फिश? एबायोटिक पूछा है, तो एबायोटिक में आपका क्या आता है? वाटर, लाइट और टेम्परेचर आता है। और ये वाला जो आपका एमसीक्यू है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा है कि रेंज ऑफ टॉलरेंस का क्या मतलब है? रेंज ऑफ टॉलरेंस यानी कि द लिमिट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट में हम कितना चेंज कर दें, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो उसका रेंज ऑफ टॉलरेंस है। इसके बाद आपके बुक के अंदर कुछ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की टेबल दे रखी थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइट, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ये सारे आपके एबायोटिक हैं और बायोटिक में आपके प्लांट्स एंड डिकम्पोजर्स ये सब आते हैं।
सो नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है, जो एनवायरनमेंट हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की, तो सबसे पहले इसमें आपके नेचुरल एनवायरनमेंट आते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका ओशन, लेक, ये सब आता है, डेजर्ट्स आते हैं। फिर वो एनवायरनमेंट आते हैं जिसे ह्यूमन ने मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा, जो नेचुरल है बट इट इज़ मॉडिफाइड, लाइक ऑर्चार्ड्स, प्लांटेशंस, ठीक है, बागान जो होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, पार्क्स होते हैं, दे आर ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाया गया, जैसे कि आर्टिफिशियल लेक, डैम, ये सब उसके अंदर आता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप की, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन जो है वो डिपेंड रहते हैं एनवायरनमेंट पे, ठीक है। ओवर टाइम जो है ह्यूमन ने डेवलप तो कर लिया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया ह्यूमंस ने, लेकिन वो फिर भी एनवायरनमेंट पे डिपेंड है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन प्रोग्रेस का? जो ह्यूमन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन है वो आज एक एसेंशियल टॉपिक बन चुका है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि ह्यूमन ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को उसने हार्म पहुंचाया है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस यूनिट का जो आपका टॉपिक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है डिटर्मिनिज्म क्या है। डिटर्मिनिज्म क्या है, तो ये इसे किसने डेवलप किया? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसने डेवलप किया। ये फ्रेडरिक रेडजेल ने इसे डेवलप किया है, और बाद में एल्सवॉर्थ हंटिंगटन ने इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया, ठीक है। इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और ये क्या कहता है कि जो नेचर है वो ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ में आ गया? क्या कहता है ये कि जो नेचर है वो ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करता है। फिर आपकी दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म है आपकी पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म किसने दिया है टर्म? ल्यूसियन फेब्रे, ठीक है। और ये जो है चैलेंज करता है डिटर्मिनिज्म को, और क्लेम करता है कि जो ह्यूमंस हैं दे आर एक्टिव एजेंट विद द फ्रीडम टू चूज। तो अगर ऊपर वाला कहता है कि जो आपका डिटर्मिनिज्म है वो क्या कहता है कि नेचर कंट्रोल करता है ह्यूमन लाइफ को, पर पॉसिबिलिज्म इसको क्या करता है? चैलेंज करता है, और कहता है कि जो ह्यूमंस हैं वो फ्री है, फ्री टू चूज वेरियस एनवायरमेंटल ऑप्शंस, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या है आपकी? एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है। एनवायरमेंटलिज्म क्या है? So based on ecology, this approach views human as an integral part of the environment, emphasizing mutual interaction between human and nature. तो environmentalism क्या है, इसको समझेंगे। एनवायरमेंटलिज्म का मतलब ये होता है म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ठीक है। ह्यूमन और नेचर के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन की ये बात करता है। फिर लास्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपको पता ही होगा कि हमें जो है ह्यूमन की प्रोग्रेस और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स और एनवायरनमेंट को कंजर्व करके एक बैलेंस बना के चलना है। अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला है, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म सजेस्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है? ह्यूमंस पैसिव है, और ह्यूमंस को कंट्रोल किया जाता है एनवायरमेंट के द्वारा या नेचर के द्वारा। फिर दूसरा है कि डिटर्मिनिज्म को किसने चैलेंज किया, कौन सी अप्रोच ने चैलेंज किया, तो वो कौन सी अप्रोच थी? आपकी पॉसिबिलिज्म थी। देन आपका नेक्स्ट है, व्हाट डज द इकोलॉजिकल अप्रोच एम्फेसाइज। इकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती है? सो स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल अप्रोच कहती है दैट देयर इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन फोकस क्या होता है? बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन दोनों के बीच में क्या बना के चलना है? एक बैलेंस बना के चलना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिज्म अप्रोच व्हाट रोल डू ह्यूमन प्ले इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के रिलेशन में ह्यूमंस का क्या रोल रहता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। क्या ह्यूमंस कंप्लीटली कंट्रोल होते हैं नेचर के द्वारा? क्या पॉसिबिलिज्म के अकॉर्डिंग पूछा है, तो पॉसिबिलिज्म क्या कहता है? दैट ह्यूमन कैन चूज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज। ये क्या कहता है? आपका पॉसिबिलिज्म कहता है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है और ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर क्या होता है। अभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसको कहाँ पर डिफाइन किया गया था। इसे डिफाइन किया गया था, एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किसके द्वारा? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर। उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है डेफिनेशन दी गई है। क्या है डेफिनेशन? अब डेफिनेशन ये कहती है मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जो भी रिसोर्सिस को लेकर नीड्स हैं उन्हें पूरा करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। और यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी है उनकी नीड्स को पूरा करने की, वो हमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। ओके, सो डिबेट, अब यहाँ पर एक डिबेट चलती रहती है डेफिनेशन को लेकर, नीड एंड डेवलपमेंट को, बिकॉज ये दोनों जो टर्म्स हैं यूनिवर्सली डिफाइन नहीं किए गए हैं और वेरी करते हैं बाय कॉन्टेक्स्ट। हरमन डेली ने इसको क्रिटिसाइज किया। क्या कहते हैं हरमन डेली? डेली जो है उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरन कहा, एज ही फेल्ट द डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट वाज नॉट प्रिसाइज इनफ फॉर नेचर कंजर्वेशन। उन्होंने बोला कि ये डेफिनेशन प्रिसाइज नहीं है। अब सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है वो लैटिन के वर्ड सस्टिनेयर से निकला है। इसका मतलब होता है टू होल्ड अप एंड इट रेफर्स टू मेंटेनिंग, सपोर्टिंग और एंड्योरिंग विदाउट डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को बिना डिप्लीट किए हुए, ठीक है, बिना डिप्लीट किए हुए हमें आगे प्रोग्रेस करनी है, आगे डेवलपमेंट करना है। सस्टेनेबिलिटी के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इसकी अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। यहाँ पे आपको रियो समिट दिया हुआ है जो कि 1992 में हुआ था। एक्सेप्टेड, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग अलग लेवल्स पे एक्सेप्ट किया गया था रियो समिट 1992 में। सो स्टूडेंट्स, फिर ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स एड्रेसिंग कंसर्न फॉर इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, इकोलॉजी इंस्टेड ऑफ सेक्रेटेरियन अप्रोच। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज एन आइडियल आप इसको समझ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? तो ये एक गोल है। इट इज अ गोल टुवर्ड्स विच सोसाइटी नीड्स टू मूव। ठीक है, जो सोसाइटी है, समाज है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे कि हेल्थ, वाटर क्वालिटी, इकोसिस्टम ये सब प्रिजर्व हो सकें और आपका जो पॉल्यूशन है वो कम हो सके। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या ट्रांजिशन करना इंपॉर्टेंट है? जैसे कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उससे हमें स्टेबल पॉपुलेशन की तरफ जाना है। फोकसिंग ऑन नेचर्स इनकम एंड प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम कैपिटल रेदर देन जस्ट ग्रोथ। तो हमें केवल जो है ग्रोथ करते नहीं जाना, बल्कि हमें क्या करना है? हमारे इकोसिस्टम्स को भी प्रोटेक्ट करना है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? तो हमें ऐसी प्रोडक्शन नहीं करनी जिससे कि क्या हो? पॉल्यूशन हो, बल्कि हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स का यूज करना है। चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स फॉर बेटर सस्टेनेबिलिटी। और हमें क्या करना है? पॉलिटिकल और जो सोशल सिस्टम्स है, हमारे जो सरकार है, समाज है, उसके अंदर हमें चेंजेस लेकर आने हैं ताकि वो सब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकें। और अलग अलग कम्युनिटीज़ को भी हमें क्या करना है? एनकरेज करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं। 17 गोल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला गोल क्या है आपका? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। इन 17 गोल्स में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि 8th गोल बताओ, 10th गोल बताओ, 4th गोल बताओ। तो आपको ये सारे गोल्स याद कर लेने हैं। 17th गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल। 17th गोल जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई थिंक लास्ट ईयर भी ये वाला पूछा गया था। तो आपको ये सारे के सारे गोल्स को ज़रूर याद कर लेना है। अब स्टूडेंट्स, इसके कुछ MCQs हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हु चेयर द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट? किसने चेयरमैनशिप की थी उसकी? तो इसका आंसर है आपका ग्रो हरलेम ब्रंटलैंड ने। डेफिनेशन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? तो ये रही आपकी डेफिनेशन,
इसकी डेफिनेशन आपको जरूर लर्न करनी है, छोटी क्लासेस में भी आपको करवाई जाती है। दैट डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। अब हरमन डेली ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या बोला था, उन्होंने उसे ऑक्सीमोरन कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का गाइडिंग प्रिंसिपल पूछा है, तो इट इज अ प्रोसेस दैट कैन बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली विदाउट डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बिना रिसोर्सेज को डिप्लीट किए आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर हम। विच इवेंट हेल्प इन पॉपुलराइजिंग द कॉन्सेप्ट। कौन सा इवेंट है जिसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, तो वो आपका इवेंट है रियो समिट 1992। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये जो भी आपके जो मैंने ये दे रखे हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये सब क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इन सब के बारे में भी आपको लर्न करना है। और आप इसे मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि जो है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट और अर्थ डे 2000 जो है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। इस सब के बारे में आपको कमेंट करके हमें बताना है। What approach do economists primarily focus on regarding sustainable development? तो जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिगार्डिंग क्या क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं ग्रोथ, एफिशिएंसी, और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ करना है, रिसोर्सेज का रैशनली हमें यूज़ करना है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट उनसे हमें हो सके। फिर है आपका व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन जो है वो है आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी एरिया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हमें अचीव करना है तो हमारा प्रायोरिटी एरिया क्या होना चाहिए। सो यहाँ पर है मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है और सॉइल इरोजन को रिड्यूस करना है, और जो भी एग्रीकल्चर की हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं स्टूडेंट्स उन्हें हमें खत्म करना है। सो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर याद रखने हैं, जिसमें आपका था एनवायरनमेंट का डेफिनेशन, इन सितु का मतलब क्या होता है और एक्स सितु का मतलब क्या होता है। इन सितु का मतलब होता है कि नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना। जैसे कि कोई भी स्पीशीज है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, उस स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में जब हम कंजर्व करते हैं तो वो इन सितु कंजर्वेशन कहलाता है। वहीं एक्स सितु कंजर्वेशन कहलाता है जब मैं उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से लेकर कहीं दूर चली जाती हूँ और वहां जाकर उसको प्रोटेक्ट करती हूँ। फिर आपका डेटरमिनिज्म इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसे जर्मन जोग्राफर फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा दिया गया था और बाद में एल्सवर्थ हंटिंगटन ने इसको क्या किया था, एक्सपेंड किया था। सो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड ये जो अप्रोच है नेचर कंट्रोल्स ह्यूमन पे बेस्ड है। फिर आपका पॉसिबिलिज्म था। ये जो टर्म है ये किसने दी थी, फ्रेंच हिस्टोरियन लूसियन फेब्रे ने ये टर्म दी थी। ठीक है, पॉसिबिलिज्म जो आपकी अप्रोच है इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप ऑफशूट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये डिटर्मिनिज्म का क्या था, डिटर्मिनिज्म का क्रिटिसिज्म था। ओके, सो पॉसिबिलिज्म इंडिकेट्स दैट द फिजिकल एनवायरमेंट इज पैसिव। क्या कहता है पॉसिबिलिज्म, कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो पैसिव होता है और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक्टिव एजेंट हैं और वो वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट में चूज कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म एक दूसरे के अपोजिट है। सो स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल हमारी जो यूनिट 1 है वो समाप्त हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका यूनिट 2 डिस्कस करेंगे सेम इसी तरीके से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कंटेंट उस पर हम दे सकें।